हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको रिवाइज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको हर पॉइंट से एक या दो क्वेश्चन मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है या फिर जिसके पूछे जाने के चांसेस हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन अप्रैल 7, 1770। मतलब वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 में कुकरमाउथ, कम्बरलैंड में। ओके, और वो मर गए थे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि वो किस डिसीज़ से मर गए थे, लंग डिसीज़ थी, प्लूरेसी, उससे मर गए थे अप्रैल 23, 1850, 1850 में। ओके, 1770 में जन्म हुआ है और 1850 में उनकी डेथ हो गई है। एंड वाज बरीड, और उनको दफनाया गया था एंड ग्रासमेयर में चर्च थी, सेंट ओसवाल्ड चर्च, वहाँ पे दफनाया गया था। ये लिखने से रह गया, मेंशन करने से। मैंने ये पॉइंट आगे भी मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी, अच्छे से सुना है। जिसने वर्ड्सवर्थ का नाम सुना है उसने उनकी बहन का नाम भी सुना है, डोरोथी। वो बोर्न हुई थी द ईयर आफ्टर, मतलब एक साल बाद। तो हमारे लिए याद करना आसान हो गया। वर्ड्सवर्थ का याद रखेंगे, 1770 में जन्म हुआ था और उनका हुआ था वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर थी डोरोथी एक साल के बाद, यानी कि 1771। ओके, एंड दे वर बैप्टाइज टुगेदर, और उनको वहाँ पे बैप्टाइज किया जाता था ना, तो उनको साथ साथ किया गया था। ओके, हिज मदर एनी कुक्सन, किसकी मदर? वर्ड्सवर्थ की। ओके, जो वर्ड्सवर्थ की मदर थी एनी कुक्सन डाइड इन 1778, 1778 में उनकी डेथ हो गई थी। वैन वर्ड्सवर्थ वाज 8, वर्ड्सवर्थ कितने साल के थे? 8 साल के, क्योंकि 1770 में उनका जन्म हुआ और उनकी मदर की डेथ कब हुई? एनी कुक्सन की 1778 में। और उनके जो फादर थे, उनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ हुई 1783 में, वैन ही वाज 15। वर्ड्सवर्थ लगभग 15 के अराउंड थे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। ही वाज द सेकेंड सन ऑफ जॉन एंड एनी वर्ड्सवर्थ, 5 चिल्ड्रन। जॉन, उनके फादर का नाम आपको अच्छे से याद हो गया, जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर का नाम एनी वर्ड्सवर्थ। तो उनके जो 5 चिल्ड्रन थे, 5 बच्चे थे, उसमें जो वर्ड्सवर्थ थे वो सेकंड नंबर के थे। ओके, हिज फादर वाज सॉलिसिटर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जॉन वर्ड्सवर्थ जो थे, वर्ड्सवर्थ के फादर वो क्या थे, तो वो सॉलिसिटर थे टू जेम्स लोथर अर्ल ऑफ लैंसडर। वहाँ के जो वहाँ पे ना जेम्स के उसमें सॉलिसिटर थे वो। ओके, ही अटेंडेड सेंट जॉन कॉलेज। कभी कभी जो पोइट होते हैं, मतलब ऑथर होते हैं, उनकी उससे भी क्वेश्चन आ जाता है कहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली, कौन से ईयर में ली, तो ये भी याद रखना है हमें। ही अटेंडेड सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, वेयर ही गॉट ए BA डिग्री। वहाँ पे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली, कौन से ईयर में? 1791। याद रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली बना हुआ है, मतलब आया हुआ है कि BA की डिग्री उन्होंने कौन से ईयर में ली, तो याद रखना है 1791 में ली। ओके, 1790 में वो गए थे एक वॉकिंग टूर पे, फ्रांस के, आल्प्स के और इटली के। तो एक टूर पे गए थे फ्रांस के, आल्प्स के और इटली के। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही फेल इन लव। वहाँ पे जब वो गए थे तो इस समय क्या हुआ, उन्हें प्यार हो गया। एक सर्जन की डॉटर थी एनेटी वेलन, नाम याद रखना है इनका, तो कि आ सकता है कि उनकी मतलब प्रेमिका का नाम। तो वो वहाँ पे उन्हें, जब वो उस पर गए थे वॉकिंग टूर पे, तो वहाँ पे उन्हें प्यार हो गया। एक सर्जन की डॉटर थी एनेटी वेलन, हु बोर हिम ए डॉटर। जहाँ उन्हें मतलब जब प्यार हुआ तो उनसे एक उनकी डॉटर हुई, उसका नाम था कैरोलिन। याद रखना है डॉटर का नाम भी, कैरोलिन। दिस लव अफेयर इज रिफ्लेक्टेड इन, उनका जो ये लव अफेयर था विलियम वर्ड्सवर्थ का और एनिटी वेलन का, वो रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब उन पे ना एक वर्क लिखा गया उनके लव अफेयर पे, उसका नाम है वर्क का। अगर वर्क का नाम आ जाता है तो याद रखना है आपको, वेडाकर एंड जूलिया। 1804 में आया था और पब्लिश हुआ था 1820 में। ईयर भी याद रखना है, मे बी ईयर आ जाए। 1804 में आया था और पब्लिश हुआ था 1820 में। ओके, नेक्स्ट, ए पीरियड ऑफ डिप्रेशन। मतलब जैसे हमारी लाइफ में आते हैं ना फेज़, कभी कभी हम डिप्रेस्ड होते हैं, तो जो उनका डिप्रेशन का पीरियड था, जो फेज़ था, वो रिफ्लेक्ट हुआ इन हिज बर्ड्स ड्रामा। एक उन्होंने बर्ड्स ड्रामा लिखा था द बॉर्डर्स, आपको अच्छे से पता होगा। कंपोज्ड हुआ था 1797 में।
1796 1797 के आसपास ही कंपोज हुआ था और वो पब्लिश हुआ था काफ़ी बाद में 1842। जो ये ट्रेजेडी है द बॉर्डर, ये इसकी जो थीम है वो गिल्ट, क्राइम, पनिशमेंट, ये थी इसकी थीम। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये किसके राज्य के समय की बात है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो ये है हेनरी थर्ड। तो हमें हेनरी थर्ड याद रखना है, मतलब ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। इन 1795, ये क्वेश्चन भी आया है, मतलब जो उनके फादर थे ना, जब उनके फादर की डेथ हो गई थी तो और काफ़ी यंग थे ये उस टाइम पे, तो जब ये थोड़े बड़े हुए तो उनके पास काफ़ी उधार हो रखा था। तो क्या हुआ, 1795 में ही रिसीव ए लीगेसी ऑफ 900 पाउंड फ्रॉम हिज फ्रेंड। उनके फ्रेंड थे ना, उन्हें वो मिल गई थी, पैसे मिल गए थे। रेजली कॉलवर्ट नाम था, विच हेल्प हिम, जिसने उनकी मदद की टू परस्यू हिज वोकेशन एज ए पोएट। जो उनका एक वो था, मतलब लाइफ का पैसन था पोएट बनने का, पोएट का, अगर जैसे वो पोएट बने तो उसके लिए जो पैसे मिले उन्हें 1795 में अपने फ्रेंड से मिले। हमें तो पॉइंट याद रखने हैं जिसमें क्वेश्चन आ सकता है। एक तो हमें कितने पॉइंट मिले, 1900 के याद रखना है, और उनके फ्रेंड का नाम याद रखना है, रेजली कॉलवर्ट। ओके, नेक्स्ट, रेजली कॉलवर्ट। ओके, नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ विजिटेड एनिटी अलोंग विद डोरोथी। अच्छा, वर्ड्सवर्थ ना फिर एक बार इन्होंने एक विजिट और की, ये मिलने गए किससे, एनिटी वेलन। याद है ना आपको एनिटी वेलन कौन थी, उनकी प्रेमिका। मिलने गए वो अपनी सिस्टर विद डोरोथी, डोरोथी के साथ इन 1802, 1802 में मिलने गए। शॉर्टली, मतलब वो शॉर्ट टाइम के लिए, बिफोर हिज मैरिज टू मैरी हचिंसन। ये भी आपको पता होगा इनकी शादी किससे हुई थी, मैरी हचिंसन से हुई थी। तो अपनी शादी से पहले ये एक शॉर्ट विजिट के लिए गए एनिटी वेलन से मिलने, डोरोथी के साथ 1802 में। ओके, वर्ड्सवर्थ सा कैरोलिन। वर्ड्सवर्थ ने वहाँ किसको देखा, कैरोलिन को। कैरोलिन कौन थी, उनकी जो डॉटर हुई थी ना उससे, किससे, एनिटी वेलन से, वो थी। उसे फर्स्ट टाइम देखा एंड टुक ए मेमोरेबल सी साइड वॉक विद द 9 ईयर ओल्ड, मतलब वो 9 साल की हो चुकी थी, उसके साथ एक मेमोरेबल, वो मतलब घूमने गए सी साइड, विच ही रिकॉल्स इन द सोनेट, जिसे वो फिर याद करते हैं अपने सोनेट में। इट इज ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कोई सोनेट आ जाता है या कोई वर्क आ जाता है तो पूछा जाता है कि वो किसको डेडिकेट किया है राइटर ने, या फिर वो किसकी मेमोरी में लिखा है, या किससे इंस्पायर होकर लिखा है। तो याद रखना है कि जो इनकी ये वाला सोनेट है, इट्स ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। तो इसमें ना उन्होंने याद किया है किसको, अपनी डॉटर कैरोलिन को, उसकी मेमोरी में, मतलब उसमें उसकी मेमोरीज को रिकॉल किया है, तब लिखा है सोनेट। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। इन एन एब्यूजिव आर्टिकल फ्रांसिस जैफरी, एक एब्यूजिव आर्टिकल था, एब्यूजिव का मीनिंग को पता होगा। फ्रांसिस जैफरी ने वर्ड्सवर्थ को कहा, मतलब वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा, कॉलरिज एंड सदी, मतलब तीनों को, कॉलरिज को, वर्ड्सवर्थ को और सदी को कलेक्टिवली क्या कहा, लेकर्स और लेक पोएट। ओके, अगर ये पूछा जाए कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदी को लेकर्स, मतलब किसने कॉल किया, किसने बुलाया, तो वो बुलाया फ्रांसिस जैफरी ने। ओके, डेथ ऑफ हिज सेलर ब्रदर, उसका एक, उनका एक भाई था वर्ड्सवर्थ का, जॉन, उसकी डेथ हुई इन 1805, याद रखना है 1805 में। मेड द फैमिली ग्लूमी, उससे ना डेथ होती है तो कोई दुख तो होता है ना, तो फैमिली थोड़ी ग्लूमी हो गई, दुखी हो गई। विच इंस्पायर्ड हिट सेवरल पोएम्स, जिससे ना उनकी काफ़ी सारी पोएम इंस्पायर्ड हुई अपने भाई की डेथ से, इंक्लूडिंग इलिजियाक स्टेंजा सजेस्टेड बाई ए पिक्चर ऑफ पील कासल इन 1807। 1807 में आया था ना ये, मैंने इसका मेंशन पहले भी किया है। इलिजिया स्टेंजा सजेस्टेड बाई ए पिक्चर ऑफ पील कासल। ओके, तो वो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जब मतलब ये लिखा गया था तो वो किससे इंस्पायर्ड था, तो उनके जो भाई था सेलर ब्रदर, 1805 में उसकी डेथ हो गई थी, उससे इंस्पायर होकर लिखा था। ओके, आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों में से जो अर्ली डेथ है ऑफ द 2, 2 की जो जल्दी डेथ हो गई थी, मतलब टाइम से पहले, उसने उन्हें सैडन हिम, उसने उन्हें दुखी कर दिया। और जो उसका उनका सोनेट है सरप्राइज्ड बाई जॉय, 1815 में आया था, वो इंस्पायर्ड है
दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से, बाय दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से वो क्या है, प्रभावित है, इंस्पायर्ड है। ओके, हिज बायोग्राफी, उनकी जो बायोग्राफी है वो लिखी है मिस्टर मूरमैन ने, याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बना हुआ है ये क्वेश्चन। उनकी बायोग्राफी मिस्टर मूरमैन ने लिखी है, वो पब्लिश हुई थी इन 1968 में 2 वॉल्यूम में। ओके, ईयर भी याद रखना है, ईयर भी आ सकता है ऑप्शन में। वर्ड्सवर्थ रोट 523 सोनेट्स इन ऑल, लगभग उन्होंने कितने सोनेट लिखे, 523। ओके, वर्ड्सवर्थ सेज एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, हर महान कवि एक, अगर ये स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट देके पूछा जाता है कि स्टेटमेंट किसने दिया है, तो हमारा आंसर रहेगा वर्ड्सवर्थ ने दिया है। एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, हर महान कवि क्या है, एक अध्यापक है। आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर और एज नथिंग, या तो मैं इच्छा करता हूँ कि या तो मुझे टीचर, अपने आप को टीचर मतलब समझा जाए, या फिर एज नथिंग, या कुछ भी ना समझा जाए। वो खुद को, अपने आप को मतलब वर्ड्सवर्थ कंसिडर करते हैं एज ए टीचर। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में। रॉबर्ट जो ब्राउनिंग थे, उन्होंने वर्ड्सवर्थ को डेप्लोर किया और उन्होंने लॉस्ट लीडर बोला। ये क्वेश्चन मिलियन टाइम्स हम सुन चुके हैं कि वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर किसने बोला है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला है। क्यों बोला था, उनके जो पॉलिटिकल चेंज था ऑफ हार्ट में, एंड मतलब उनके अंदर पॉलिटिकल चेंज आ गया था एक, वो कैसे अभी बताती हूँ आगे। एंड उन पे एलिगेशन लगाए उन्होंने कि ही अबेंडन हिज रेडिकल व्यू, जो उनके जो अबेंडन मतलब छोड़ना, उन्होंने छोड़ दिए थे, उन्होंने छोड़ दिया था अपने रेडिकल व्यूज़ को, जो उनके रेडिकल व्यू थे, उल्लासपूर्ण व्यू, मतलब किसी बात को लेके जो उनके विचार थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया था। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर, पोएट लॉरेट बन गए थे ना वो वर्ड्सवर्थ, तो तब मतलब वो उन्होंने अपने जो खुद के व्यू है, जैसे हम पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हम किसी के लिए काम करने लगते हैं, तो फिर हम अलग वे में काम करते हैं ना, और जब हम फ्री होकर काम करते हैं, हम अलग तरीके से काम करते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनको लॉस्ट लीडर इसलिए बोला था कि जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर, एंड जस्ट मतलब हैंडफुल ऑफ सिल्वर मतलब कुछ उसके लिए, सिक्कों के लिए, मतलब कुछ सिल्वर के लिए, मुट्ठी भर सिक्कों के लिए, मतलब छोड़ के चला गया, अपने ही व्यूज को छोड़ दिया। एंड जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, मतलब अपने जो कोट में उन्हें रिबन मिल जाता है ना, समझ के ना आप ये पॉइंट, मतलब जैसे मैं कुछ वर्क ज्वाइन करती हूँ, तो वहाँ की मुझे वो मिलेगी एक पहनने के लिए, गले में कुछ रिबन या फिर कुछ इस तरह की आइडेंटिटी मिलेगी मुझे, तो मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि जस्ट एक कोट में एक रिबन के लिए वो, अब उन्होंने अपने ही आइडियाज़ को, अपने रेडिकल व्यूज़ को छोड़ दिया। इस तरह से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनको डिप्लोर किया वर्ड्सवर्थ को। ओके, 1813 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब मैंने देखा है इसको। वर्ड्सवर्थ ने एक्सेप्ट की थी गवर्नमेंट जॉब 1813 में वर्ड्सवर्थ ने, अगर पूछ रहा है कौन सी ईयर में गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट की थी, 1813 में। ओके, एक एनोनिमस पोएम है विच अपीयर्ड इन द मॉर्निंग क्रॉनिकल्स, जो आई थी मॉर्निंग क्रॉनिकल्स में, प्रोबेबली बाई हैजलिट, शायद वो हैजलिट की थी, समझा जाता है ऐसा। उसमें ना उन्होंने वर्ड्सवर्थ को एक्यूज़ किया, उन पर मतलब दोष लगाया, फॉर अबेंडनिंग हिज आइडियल, मतलब उन्होंने अपने ही आदर्शों को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, हमें इससे रिलेटेड ये याद रखना है कि हैजलिट ने उन्हें एक्यूज़ किया है वर्ड्सवर्थ को फॉर अबेंडनिंग हिज, अबेंडन करने के लिए अपने आइडियल्स, अपने आदर्शों को, और किस में किया है ये भी याद रखना है, द मॉर्निंग क्रॉनिकल। ओके, 1843 में रॉबर्ट सदी की डेथ हो गई थी और वर्ड्सवर्थ ने सक्सीडेड हिम एज ए पोएट लॉरेट, याद रखना है। रॉबर्ट सदी की डेथ के बाद जस्ट पोएट लॉरेट कौन बने थे, 1843। क्वीन विक्टोरिया का उस समय राज्य था, क्वीन विक्टोरिया थी जब वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बने। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना था, टेनिसन। ओके, नेक्स्ट वायरन ने इन इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉच रिव्यूअर्स में मोक किया वर्ड्सवर्थ को एज बीइंग सिंपल एंड डल, उन्हें क्या बोला, एकदम नीरस, सिंपल और डल बोला। सैली ने भी इस तरह के व्यू दिए हैं और वायरन ने भी बोला है। वर्ड्सवर्थ का मतलब मोक किया है, मजाक बनाया है। कीट डिस्ट्रस्टेड हिज इगोटिस्टिकल सबलाइम, कीट्स ने ना इगोटिस्टिकल सबलाइम जो है ये वर्ड्सवर्थ के लिए ही ये कॉइन किया था ये शब्द,
उन्होंने 1818 में एक लेटर लिखा रिचार्ड वुडहाउस को, और उसमें ना उन्होंने एक्सप्रेस किया, मतलब बताया जो ये इगोटिस्टिकल सबलाइन है उसमें ये बोला, मतलब वो कह रहे हैं कि जो उनकी पोइट्री है ना वर्ड्सवर्थ की, वो सेल्फ सेंटर्ड है, खुद पे केंद्रित है। पर्टिकुलरली जो उन्होंने यूज किया है नैरेटिव वॉइस का, उसमें उन्होंने अपने ही सिंगल ट्रूथ को कि जो कॉन्सेप्ट है उसको कन्वे किया है। वो अपनी ही मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू ही रख रहे हैं, जबकि कीट्स का मानना ये था कि उसमें ना, हाँ जैसे हम कोई वर्क पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो वर्ड्सवर्थ का है, उन्होंने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, अपना ही ओपिनियन रखा है। तो कीट्स का मानना ये था कि इगोटिस्टिकल सबलाइन नहीं होना चाहिए एक राइटर में, हमें पता ही नहीं चलना चाहिए पढ़ के, वो खुद पे सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड ना होके वो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब पीपल के अकॉर्डिंग, लोग के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो खुद के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। यही बोला था कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के लिए। अच्छा, कीट्स ने ना वर्ड्सवर्थ को तो क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने इस बारे में, और इगोटिस्टिकल सबलाइन के लिए, और अप्रिसिएट किया था किसको, शेक्सपियर को, कि शेक्सपियर ने फॉलो किया है ये। इन 1791 ड्यूरिंग हिज विजिट टू रिवोल्यूशनरी फ्रांस, 1791 में जब वो फ्रांस गए थे अपनी विजिट पे, तो वर्ड्सवर्थ जो है, ये मैंने ऑलरेडी, सॉरी ये पॉइंट रिपीट हो गया, आप फिर से याद कर लो इसको। वर्ड्सवर्थ को प्यार हो गया था एना टी से, और उनकी जो डॉटर थी, द डॉटर ऑफ ए सर्जन, वो सर्जन की एक डॉटर थी, मैंने बताया आपको, बाई होम ही हैड ए डॉटर, जिससे उनको डॉटर हुई थी कैरोलिन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके, फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी एट द एज ऑफ 16 की एज में इन द यूरोपियन मैगजीन थी 1787 में, ऑन सीइंग मिस हेलन मैरिया विलियम्स बी एट ए टेल ऑफ डिस्ट्रेस। फर्स्ट पोएम जो उनकी पब्लिश हुई थी 16 की एज में हुई थी, कौन सी मैगजीन में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो याद रखना है यूरोपियन मैगजीन में, 1787 की बात है, और इसका नाम याद रखना है आपको। वर्ड्सवर्थ डिड नॉट लाइक अलेक्जेंडर पोप, वर्ड्सवर्थ को ने अलेक्जेंडर पोप को पसंद नहीं किया है। अब मैं बताऊंगी आपको आगे कि अलेक्जेंडर पोप के लिए उन्होंने क्या बोला है। ओके, नेक्स्ट, डोरोथी बिगेन हर जर्नल इन एल्फोक्सटन इन जनवरी 1798। अगर ये क्वेश्चन आता है, मैंने मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है कि डोरोथी ने कौन से उसमें लिखा है, कौन सी मैगजीन में, मतलब अपनी कौन सी मैगजीन में उसने अपने जर्नल शुरू किए थे, तो हमें याद रखना है, उसका आंसर हमें देना है एल्फोक्सटन। ओके, 1798 में शुरू किए थे, बट फिर उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, मतलब फिर नहीं जारी रखा उसको। 2 मंथ लेटर, 2 महीने के बाद, टू रिकमेंस मतलब स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करना, वहन दे मूव टू ग्रासमेयर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, जब वो फिर से मूव्ड हुई ग्रासमेयर के मतलब लेक डिस्ट्रिक्ट में, तब फिर से उन्होंने शुरू किया। उसको लिखने के बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। कौन सी मैगजीन में लिखे थे, याद रखना है, एल्फोक्सटन। ओके, नेक्स्ट, दे वर पोस्टह्यूमसली पब्लिश, पहले पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई, मतलब पहले के बाद में, एज द एल्फोक्सटन जर्नल 1798 एंड द ग्रासमेयर जर्नल, फिर ग्रासमेयर जर्नल में भी आए उनके 1800 से लेके 1803 के अराउंड। ओके, एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पर, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वन ऑफ देयर स्लोगन वाज, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ड्सवर्थ के टाइम पे हुआ था, आपको अच्छे से पता है, और उसमें उन्होंने स्लोगन थे उनके जो पॉपुलर, मतलब उनके जो फेवरेट थे वो थे, स्लोगन थे उनके, लाइबरेट मतलब फ्रीडम ऑफ द कॉमन मैन, उन्होंने क्या मांगी, स्वतंत्रता कॉमन मैन की, इगेलिटाइट मतलब इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन, और फ्रेटरनाइट मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा हो। इस तरह के स्लोगन उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे दिए थे। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर ये क्वेश्चन आता है, ये भी बना हुआ है कि किस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हुई थी, किसके राज्य के समय पे, तो याद रखना है लुइस 16। ओके, लुइस 16 के समय। नेक्स्ट, 1812 में क्या हुआ था, वर्ड्सवर्थ हैड पार्टेड कंपनी विद कॉलरिज। 1812 में ना वर्ड्सवर्थ जो है कॉलेज से अलग हो गए थे। वर्ड्सवर्थ एंड मैरी ग्रू टायर्ड, वो थक गए थे, उनकी जो ओपियम एब्यूज़ थी ना, एक तो ऐसा कहा जाता है कि कॉलेज ने थोड़ा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, मतलब एक तरह का ओपियम, एक तरह की वो है ना पौधा है,
एंड इरेटिक बिहेवियर, उससे थक के ना वर्ड्सवर्थ उनसे अलग हो गए थे कॉलरिज से। अच्छा, मिले कब थे? अगर ये ईयर आ जाए तो ये भी याद रखना है, 1795 में, 1795 में मिले थे और अलग हो गए थे किससे? कॉलरिज से 1812 में। ओके, हाउएवर, फिर भी द टू वर फुली रिकनसाइल, लेकिन फिर भी क्या हो गया, उन दोनों में फिर से तालमेल बैठ गया था। रिकनसाइल मतलब किसी से तालमेल बैठाना। इन द 1820 के टाइम पे, मतलब 1820 में, 1828 में, 1820 का मतलब 1828 में, 1820s समझ गए ना, पूरी 1820 से लेके, जब मैंने एस लगा के बोल दिया मतलब 1820 से लेके 1830 के बीच में, यानी कि कौन से ईयर में? 1828 में। दे टूर, फिर उन्होंने टूर किया राइनलैंड का टुगेदर, साथ साथ दोनों ने, वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने। इन 1813 में जब वो एट द रिडल माउंट पे थे, तो वर्ड्सवर्थ का जो रेजिडेंस था वो जहाँ मतलब जहाँ पे रिडल माउंट में जहाँ वर्ड्सवर्थ रहते थे, जो उनका रेजिडेंस था बन गया था, वो बिकेम ए मीटिंग प्लेस, एक मीटिंग प्लेस बन गया था फॉर नोटेबल लिटरेरी फिगर्स, जो नोटेबल लिटरेरी फिगर्स थी ना उस समय की, जैसे कि थॉमस डे क्विंसी, चार्ल्स लैम्ब, वाल्टर स्कॉट और विलियम गॉडविन। वहाँ पे ना एक मीटिंग प्लेस बन गया था। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है रिडल माउंट में 1813 में, अगर ईयर पूछ रहता है कि कब ये लोग मिला करते थे, मतलब लिटरेरी फिगर, मतलब इनका वो था, यहाँ पे मीटिंग होती थी, फ्रंट जोन था 1813 में, तो 1813 याद रखना है। फिर भी जो एडमंड बर्क थे, उन्होंने क्या किया, उनको कंडेम किया, मतलब इसकी बात की आलोचना की कि ये क्या है, एक वार है, मियर मतलब केवल एक ही बार है, बार बिटवीन द ओल्ड इंटरेस्ट ऑफ नोबिलिटी एंड न्यू इंटरेस्ट ऑफ मनी। जो मतलब कुछ तो उसमें ऐसे लोग थे जिनका इंटरेस्ट, जो पुराना मतलब जो इंटरेस्ट था नोबिलिटी में था, नोबिलिटी मतलब गुणों में था, और कुछ नए इंटरेस्ट के लोग थे जिसका इंटरेस्ट किस में था? पैसों में था। तो ये सब इनके बीच में, मतलब ये सब मिल तो रहे हैं, लेकिन ये इनके बीच में आपस में एक वार है, मतलब जैसे लोग मिलते तो हैं लेकिन मन में कुछ और होता है ना, तो बस ये मिल रहे हैं, लेकिन कुछ इस बात को लेके एडमंड बर्क ने उनको कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, ये कुछ नहीं है, बस आपस में भले ही है, लेकिन इनके कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएंगे आपस में, किसी बात पे ये लोग आपस में लड़के मतलब अलग हो जाएंगे। ओके, फ्रांसिस जेफरी ने क्रिटिसाइज किया एक्सकर्जन को, 1814 में आई थी, अच्छे से पता होगा आपको, 9 बुक्स में थी ये, बाई सेइंग दैट, ये कहते हुए दिस विल नेवर डू। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, सारी पॉइंट याद रखने हैं। एक्सकर्जन को ने बोला है, फ्रांसिस जेफरी ने बोला है, एक्सकर्जन 1814 में आई थी, 9 बुक्स में है, और क्या बोला है ये भी याद रखना है, दिस विल नेवर डू, मतलब ये तो कभी होगा ही नहीं। ओके, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, आगे चलते हैं। लिरिकल बैलेट में, लिरिकल बैलेट 1798 में आया था। नाइदर वर्ड्सवर्थ नॉर कॉलरिज नेम वाज गिवन एज द ऑथर। ओके, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, किसी एग्ज़ाम में आया था, आई थिंक नेट के, पता नहीं किसके, इस तरह का मैंने प्रीवियस ईयर का देखा है। वहाँ पे उसमें ये था, ये पूछा गया था कि लिरिकल बैलेट जब 1798 में आया था तो उसमें किसका नाम मेंशन था, किसके नाम से मतलब आया था ये वर्क, तो उसमें उसका आंसर ये था, नाइदर वर्ड्सवर्थ नॉर कॉलरिज नेम, ना ही वर्ड्सवर्थ का नाम था और ना ही कॉलरिज का नाम दिया गया था एज द ऑथर, जब लिरिकल बैलेट स्टार्टिंग में आया था। ओके, फिर जब सेकेंड एडिशन आया, सेकेंड एडिशन 1800 का लिरिकल बैलेट का, उसमें नेम आया था वर्ड्सवर्थ का अलोन, लेकिन केवल वर्ड्सवर्थ का आया था एज द ऑथर, एंड हैड ए शॉर्ट प्रीफेस, उसमें एक छोटा सा प्रीफेस था, उसमें वर्ड्सवर्थ का नाम मतलब अकेले का आया था, कॉलरिज का तब भी नहीं आया था। वर्क तो दोनों का है ना, ये कलेक्शन है 23 पोएम का लिरिकल बैलेट, 4 पोएम जिसमें कॉलरिज की थी स्टार्टिंग की, और बाकी रेस्ट ऑफ पोएम किसकी थी, वर्ड्सवर्थ का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो हमें याद रखना है कि पहला वाला जो एडिशन आया था उसमें किसी का नाम नहीं था, और सेकेंड एडिशन में केवल वर्ड्सवर्थ का नाम था। ओके, एक प्रीफेस ऐड किया गया था सेकेंड एडिशन में, किसके? लिरिकल बैलेट के, सेकेंड एडिशन 1800 वाला। ओके, जो उनकी विडो थी, जब उनकी डेथ हो गई थी वर्ड्सवर्थ की, मैरी वर्ड्सवर्थ, उन्होंने पब्लिश किया था उनका ऑटोबायोग्राफिकल लॉन्ग पोएम, लिखी थी उन्होंने पोएम टू कॉलरिज के नाम से, तो मैरी वर्ड्सवर्थ ने उसको पब्लिश किया था एज द प्रेलूड, उसका नाम क्या दे दिया था, द प्रेलूड।
बाद वो पब्लिश हुई थी पोस्ट्यूमसली, मतलब वर्ड्सवर्थ के मरने के बाद 1850 में। मैंने ऑलरेडी इसी बात आपको बहुत बार बताई है प्लूटो वाली। ओके, 1829 में क्या हुआ था, जो डोरोथी की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है वो डिट्योर्ड हो गई थी, मतलब काफ़ी ख़राब हो गई थी। और कोलरिज और लैम्ब बोथ डाइड इन 1834, मतलब उसी समय के है ना ये राइटर, तो आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। डोरोथी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिट्योर्ड हो गई थी, मतलब ख़राब होने लगी थी। और कोलरिज और लैम्ब दोनों मर गए थे कब, 1834। याद रखना है दोनों, कॉलेज की टाइप भी याद रखनी है हमें, क्योंकि कॉलेज का नाम वर्ड्सवर्थ से कनेक्ट है ना, तो याद रखेंगे इसको भी कि उनकी डेथ कब हुई थी, 1834 में। 1847 में क्या हुआ, वर्ड्सवर्थ मच लव्ड डॉटर, जो उनकी बहुत प्यारी डॉटर थी जिससे वो काफ़ी प्यार करते थे, डोरा, डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस से मर गई थी। एंड ही डिड नॉट राइट मच आफ्टर दिस, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ज़्यादा वर्क नहीं लिखा जब उनकी डॉटर मर गई थी, डोरा। ओके, एक स्मॉल फील्ड था, छोटा सा फील्ड था जो लाई पड़ता था किसके बीच में, रिडल माउंट और द मेन रोड के बीच में जो पड़ता था, नाउ कॉल्ड, उसको पुकारा जाता है डोराज फील्ड, मतलब उनकी डॉटर के नाम पे ही। विद 100 ऑफ डैफोडिल्स, उसमें सैकड़ों डैफोडिल्स लगी हुई हैं, प्लांटेड बाई हिम, जो उनके द्वारा ही प्लांट की गई थी, इन मेमोरी ऑफ हिज डॉटर, उनकी डॉटर जो थी डोरा, उसी की याद में लगाई थी उन्होंने डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ प्लोरेसी, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, लंग डिसीज़ थी, एक काइंड ऑफ लंग डिसीज़। वर्ड्सवर्थ मर गए थे, ये भी आपको ऑलरेडी बताया है, पॉइंट रिपीट हो गया ये, 1850 में उनकी डेथ हो गई थी। एंड वाज बरीड, उनको दफनाया गया था एट सेंट ओसवाल्ड चर्च एट ग्रास मेयर। सेंट ओसवाल्ड, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पे दफनाया गया था, तो ये भी याद रखना है हमको, सेंट ओसवाल्ड चर्च एट ग्रास मेयर। डोरोथी डाइड, अच्छा डोरोथी का ये भी याद रखना है, डोरोथी डाइड इन 1855, 1855 में डेथ हो गई थी उनकी सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, और जो मैरी थी उनकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ हुई थी 1859 में, दोनों का याद रखना है। एंड वर बोथ बरीड, और दोनों को दफना दिया गया था नेक्स्ट टू वर्ड्सवर्थ, मतलब वर्ड्सवर्थ से जहाँ वर्ड्सवर्थ को, मतलब जहाँ पे वर्ड्सवर्थ की डेड बॉडी थी, जहाँ पे उसको दफनाया गया था, कहाँ पे दफनाया गया था, सेंट ओसवाल्ड चर्च, उसी से नेक्स्ट, मतलब उसी के पास, उसी से अगली जो बनी थी, जो दफनाया गया था दोनों किसको, डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनकी बहन को, और मैरी वर्ड्सवर्थ उनकी वाइफ को, दोनों को उनके पास ही दफना दिया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोएट्री इन लिरिकल बैलेट, लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को डिफाइन किया है कि पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। पोएट्री क्या है, निरंतर बहने वाला एक पावरफुल फीलिंग है, एक मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन, ये इसका जो ओरिजिन होता है ना, उदय, वो कहाँ से होता है, इमोशन से होता है। रिकलेक्टेड, जो इकट्ठे किए जाते हैं किसमें, ट्रैंक्विलिटी में, जब बहुत ट्रैंक्विलिटी होती है, बहुत शांत होता है, तब जो इमोशन रिकलेक्ट किए जाते हैं ना, तब पोइट्री आती है निकल के। ओके, पोइट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, बहुत ही पॉपुलर लाइन है वर्ड्सवर्थ की कि पोइट्री को लिखा जाना चाहिए किसके लैंग्वेज में, कॉमन मैन की लैंग्वेज में, एक सामान्य व्यक्ति की लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। जैसे हम मान लो सपोज दैट राइटर ने कुछ लिखा और वो हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसी लैंग्वेज उसमें यूज की, इतनी डेकोरेटेड, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि पोइट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। ओके, उन्होंने मेड द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बना दिया था मतलब एक मुद्दा कंट्रोवर्शियल, दैट देयर इसेंशली, कि वास्तव में इसेंशली जो है मतलब नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, प्रोज की और पोइट्री की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये बता दिया उन्होंने, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था ये। ओके, एन एक्सपीरियंस इज कन्वर्टेड इनटू ए कंपोजिशन इन 4 स्टेज, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपको ना 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शन में से 3 तो रहेंगे इसमें और एक नहीं रहेगा, तो हमें ये याद रखने हैं इनके जो 4 स्टेज हैं। एक तो सबसे पहले मतलब जो ये एक्सपीरियंस लेते हैं नेचर में जाके, तो सबसे पहले क्या करना होता है, मतलब एक तो है ऑब्जर्वेशन, हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, करेक्टर, या फिर किसी इंसिडेंट की,
जो क्या करेगा, जो सेटअप करेगा पावरफुल इमोशन इन द माइंड ऑफ पोएट, पोएट के माइंड में एक पावरफुल इमोशन जो है सेट करेगा। ओके, फिर क्या होगा, रिकलेक्शन होगा, उसे रिकलेक्ट करेंगे या कंटेम्पलेशन करेंगे, मतलब उसको रिकलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, या मतलब जैसे वर्ड्सवर्थ रिविजिट के लिए भी गए हैं, आपको याद होगा। और फिर क्या करेंगे, रिक्रिएशन, फिल्टरिंग, फिर उसकी क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे उसको, जो मतलब फिल्टर कैसे करेंगे, टू मेक हिज एक्सपीरियंस, जो अपने एक्सपीरियंस है उनको बनाएंगे कम्युनिकेबल टू ऑल मैन, जो सब लोग क्या कर सकें, जिसमें उसको समझ सकें, उसको इस तरह से फिल्टर करेंगे अपने इमोशंस को, जहाँ जो उन्होंने रिकलेक्ट किए थे ना वो। फिर क्या होगा, लास्ट पॉइंट, कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, कंपोजिशन मतलब इस स्टेज में क्या करेंगे, पोइट्री जो है इज़ एक्चुअली रिटन, लिखी जा चुकी है, और जो पोइट्स हैं वो उन्होंने बना दिया है, मतलब उसको ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ये पोइट्री बोला है ना उन्होंने, ए मैन स्पीकिंग टू मैन, उसे इस काबिल बना दिया। इस तरह से उन्होंने बोला है कि इस तरह से पोइट्री, मतलब पोइट्री के ये बताए कंपोजिशन की 4 स्टेजेस बताइए, याद रखनी है हमें 4 स्टेजेस, मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया। नेक्स्ट, द 5th पोएम इन द कलेक्शन लिरिकल बैलेड, मैंने आपको बताया है लिरिकल बैलेड 23 पोएम का कलेक्शन है, उसमें जो स्टार्टिंग की 4 पोएम है वो कोलरिज की है। अब जो 5वीं पोएम है वो है वर्ड्सवर्थ की, तो जो 5वीं उसके हिसाब से तो 5वीं हुई, लेकिन वर्ड्सवर्थ की कौन सी हुई, पहली, क्योंकि स्टार्टिंग की 4 तो कोलरिज की है। तो जो उनकी फर्स्ट है उसमें वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड में यानी कि जो 5th हो गई, उसके अकॉर्डिंग द फीमेल बैकग्राउंड, क्या नाम है उसका, द फीमेल बैकग्राउंड, याद रखना है। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी बोला है, पोइट्री इज़ द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ नॉलेज, पोइट्री क्या है, एक ब्रीथ, ब्रीथ सबको ही पता है, और एक फाइनल स्पिरिट है किसकी, नॉलेज की। कॉलेज ने उनको बोला है, कॉलेज सैड ऑफ हिम, किसके बारे में बोला है, वर्ड्सवर्थ के बारे में, एवर इंड्योरिंग मैन, इंड्योर मीन्स तो पता ही है आपको, सहन करना, ये उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए बोला है। इन हिज पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ, अपनी जो उन्होंने पोएम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें कॉलेज ने कहा है प्रलूड के बारे में, एज एन ऑर्फिक सॉन्ग। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि द प्रलूड के बारे में मतलब एज एन ऑर्फिक सॉन्ग किसने बोला है, तो याद रखना है कॉलेज ने बोला है, और अपनी पोएम में बोला है टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, प्रलूड का जो नेम है वो प्राइवेटली क्या था, मतलब पहले क्या था आपको ऑलरेडी बताया मैंने, पोएम टू कॉलेज था, फिर बाद में उनकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ ने उसका नाम चेंज करके प्रलूड किया था। हेलन डर्बीशायर ने इसके बारे में, प्रलूड के बारे में ओपिनियन दिया है, द प्रलूड इज ए स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, एक आध्यात्मिक ऑटोबायोग्राफी है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इन आर लैंग्वेज, हमारे लैंग्वेज में। वर्ड्सवर्थ का जो पीटर वेल है, अच्छे से पता है वर्ड्सवर्थ के वर्क पे मैंने एक वीडियो बना रखी है। वर्ड्सवर्थ के जो पीटर वेल है वो डेडिकेट किया है, वो डेडिकेट किया है वर्ड्सवर्थ ने रॉबर्ट सदी को। ओके, जो आर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ है इज रिटन, अगर ये क्वेश्चन आए कि आर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ किसने लिखा है, तो याद रखना है लेसिकल्स एवर क्रॉम्बी ने लिखा है, नाम थोड़ा टिपिकल है लेकिन याद कर लेंगे। टेनिसन ने सैड ऑफ हिम, टेनिसन ने क्या बोला है, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग वेज, मतलब वर्ड्सवर्थ ने जो भी कहा है ना, उन्होंने कुछ आधारहीन नहीं कहा, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी मतलब आधारहीन नहीं कहा, ये बोला है टेनिसन ने। अच्छा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बोला है, द पोएट ऑफ अनपोइटिकल नेचर, एक ऐसे कवि हैं वर्ड्सवर्थ जो कैसे नेचर के हैं, अनपोइटिकल, मतलब वो एक अनपोइटिकल नेचर के कवि हैं। और नेक्स्ट लिग्विस ने क्या बोला है, वर्ड्सवर्थ द न्यूमरस सन ऑफ रूसो, वर्ड्सवर्थ क्या है, न्यूमरस सन है रूसो के, रूसो भी थे ना, रूसो ने तो किया था ना वो स्टेटमेंट रिटर्न टू नेचर, प्रकृति को लौटो, और वर्ड्सवर्थ भी नेचर से ही रिलेटेड है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनसे कनेक्ट हो गया। सैली ने बोला है अपनी पोएम पीटर वेल द थर्ड में, सैली ने एक पोएम वो लिखी, जो पीटर वेल है वो तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, और सैली ने लिखी है पीटर वेल द थर्ड, 1839 में आई थी। उसमें ना उन्होंने पैरोडी किया है, मतलब मजाक बनाया है वर्ड्सवर्थ की पोएम पीटर वेल का, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम थी पीटर वेल उसको ही पैरोडाइट किया है। ओके, वर्ड्सवर्थ ने रिमार्क दिया है, नो पोएम ऑफ माइन वाज कंपोज्ड अंडर सर्कमटेंसेस मोर प्लीजेंट
फॉर मी देन दिस। वर्ड्सवर्थ ने रिमार्क दिया है कि मेरी कोई भी ऐसी पोएम कंपोज नहीं हुई अंडर सर्कमस्टेंसेस मोर प्लीजेंट, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी प्लीजेंट परिस्थिति में, फॉर मी मेरे लिए, देन दिस। किससे ज़्यादा, ये किसके लिए बोला है? टिंटन हैवी के लिए। टिंटन हैवी के लिए वर्ड्सवर्थ ने रिमार्क दिया है कि जितना मतलब मुझे प्लीजेंट सर्कमस्टेंसेस मिली है ना, मतलब परिस्थितियाँ मिली है, ऐसे किसी पोएम में मुझे मिली नहीं लिखते हुए, कंपोज करते हुए, जितनी टिंटन हैवी में मिली है। ओके, वर्ड्सवर्थ ने हिमसेल्फ रिफर टू, वर्ड्सवर्थ ने खुद को रिफ़र किया है इम्पैशन म्यूजिक ऑफ द वर्सिफिकेशन। इम्पैशन मतलब एक आवेगहीन संगीत, वर्सिफिकेशन, वर्सिफिकेशन बोलते हैं अनुवाद को, खुद को ही रेफर किया, उन्होंने व्यक्त किया है खुद के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोरो किया है द फोम फ्रॉम ड्राइडन्स ओड। ड्राइडन का ओड था अलेक्जेंडर्स फीस्ट। अलेक्जेंडर फीस्ट से ना उन्होंने बोरो किया है फॉर हिज इमोर्टलिटी ओड। इमोर्टलिटी ओड के लिए उन्होंने, अगर ये क्वेश्चन आता है कि अपनी इमोर्टलिटी ओड के लिए उन्होंने कहाँ से फोम को बोरो किया, उधार लिया है, तो वो लिया है ड्राइडन के ओड से। ड्राइडन का ओड था अलेक्जेंडर फीस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्विंसी रोट इन 1835। क्विंसी ने लिखा है, क्विंसी बोल देंगे इसको, 1835 में लिखा है अप टू 1820, 1820 तक, द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज ट्रम्पल्ड अंडर फूट। जो वर्ड्सवर्थ का नाम था ना, ट्रम्पल्ड कर दिया गया, उसको कुचल दिया गया, अंडर फूट मतलब पैरों के नीचे। फ्रॉम 1820 टू 1830, 1820 से लेकर 1830 तक, इट वाज मिलिटेंट। ये थोड़ा मतलब मिलिटेंट हुआ, थोड़ा जैसे मतलब मिलिटेंट होती है ना, मिलिट्री होती है, उसी सेंस में थोड़ा मतलब उसका थोड़ा आतंक रहा उनके वर्क का। फ्रॉम 1830 टू 1835, 1830 से लेकर 1835 तक, इट हैज़ बीन ट्रम्फंट मतलब ट्रम्फ तो पता ही है ना आपको, विजय, ट्रम्फ विजय को बोलते हैं, तो ये विजयी रहा। इस तरह की जो ईयर में बांट के लिखा है वो टी क्विंसी ने लिखा है, किसके बारे में? वर्ड्सवर्थ के बारे में। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम द प्रेलूड एज ए सेपरेट पोएम इन द फ्रेंड, ए वीकली पैरोडिकल रिटर्न बाई एस.टी. कोलरिज। अच्छा, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, वो एक एग्जैक्ट है, वो मतलब एग्जैक्टली लिया गया है, प्रेलूड से लिया गया है, एक सेपरेट पोएम के रूप में। इन द फ्रेंड, ए वीकली पीरियोडिकल था जो लिखा गया था, किसके द्वारा? एस.टी. कॉलेज के द्वारा, याद रखना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ड्सवर्थ से कनेक्टेड है, आपको याद रखना है, बस ये इतना पॉइंट। F.L. लुकास ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि वर्ड्सवर्थ वाज सेल्डम गुड एट टेलिंग ए स्टोरी, मतलब वर्ड्सवर्थ जो है कहानी को बोलने में सेल्डम गुड, मतलब इतने अच्छे नहीं थे। उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने ऑब्जर्व करके यही बोला है। एडवर्ड फिtzgerald ने बोला है उनको, वर्ड्सवर्थ को, एज डैडी वर्ड्सवर्थ, ये भी याद रखना है। ओके, सारे पॉइंट याद रखने हैं, सब पॉइंट के क्वेश्चन बने हुए हैं, ये मैंने पॉइंट में इसलिए दिया है सो दैट काफ़ी सारी चीज़ें हम वर्ड्सवर्थ के बारे में एक क्विक रिवीजन के रूप में याद कर लें। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बोला है? वर्ड्सवर्थ की पोएम आर मेडिसन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, मेरे जो स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब मेरे जो माइंड की स्टेट है, उसके लिए किसका काम करती हैं? वो मेडिसिन का काम करती हैं। पी.बी. शैली ने उनको क्या बोला? एज ए मोरल यूनक। यूनक का मतलब आपको पता होगा, डिक्शनरी उसको वो कर लेना, गूगल कर लेना, मतलब थर्ड जेंडर को बोलते हैं ना। पी.बी. शैली ने उनको बोला है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या बोला है? नो पोएट परहैप्स इज सो एविडेंटली फिल्ड, मतलब भरा हुआ है, विद फील्ड मतलब भरा होना, विद ए न्यू एंड सेक्रेट एनर्जी व्हेन द इंस्पिरेशन इज अपॉन हिम। वर्ड्सवर्थ के लिए बोला है कि शायद ही कोई कवि, परहैप्स मतलब शायद ही कोई कवि, इट सो एविडेंटली फील्ड भरा होगा इतनी नई और पवित्र एनर्जी से, व्हेन द इंस्पिरेशन इज अपॉन हिम, जब इंस्पिरेशन किस पे हो? मतलब वर्ड्सवर्थ पे। इट माइट सीम दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि नेचर नॉट ओनली गेव हिम द मैटर फॉर हिज पोएम, नेचर ने ना केवल उनकी कविताओं के लिए एक मैटर ही नहीं दिया है। मैटर मतलब जिस मैटर वो होता है जिस पे, जैसे कंटेंट कहने के चाहेंगे, कंटेंट मतलब केवल कंटेंट ही नहीं दिया है, बट रोट हिज पोएम फॉर हिम, बल्कि उनके लिए कविताएं ही लिख दी।
किसने? नेचर ने। ऐसा मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था। ओके, हर्बर्ट रीड ने क्या बोला है? शेक्सपियर वाज द लीस्ट ऑफ एन ईगोटिस्ट ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। शेक्सपियर वाज द लीस्ट ऑफ एन ईगोटिस्ट ऑफ एनीबडी, मतलब बहुत कम ईगोटिस्ट थे वो वर्ल्ड में। वर्ड्सवर्थ वाज द मोस्ट ऑफ एन ईगोटिस्ट ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, मतलब शेक्सपियर की वर्ड्सवर्थ से कंपेयर करके बोला है, जबकि शेक्सपियर जो है बहुत ज़्यादा ईगोटिस्ट थे वर्ल्ड में, मोस्ट ऑफ बोला है ना। तो वर्ड्सवर्थ वाज नो ड्रामेटिक सेंस, वर्ड्सवर्थ हैज़ नो ड्रामेटिक सेंस, वर्ड्सवर्थ के पास कोई ड्रामेटिक सेंस नहीं था, बिकॉज ही इज़ हिज ओन हीरो, वो अपने खुद के हीरो थे। ओके, नेक्स्ट, जो फ्रेंच क्रिटिक थे इमिली लिग्यूस सेज वर्ड्सवर्थ वाज ए सन ऑफ रूसो। वर्ड्सवर्थ को क्या बोला कि वो रूसो के सन हैं, रूसो के बेटे हैं। जेरेनसम ने वर्ड्सवर्थ को क्या बोला? एज वन ऑफ द गेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, एक वन ऑफ द जायंट है मतलब इंग्लिश पोइट्री की। ओके, जीएस स्मिथ ने क्या बोला वर्ड्सवर्थ को? एक माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। जीएस स्मिथ ने वर्ड्सवर्थ को देखते हुए बोला कि एक बहुत ही माउंटेन और मोस्ट मैसिव है उनकी लॉफ्टी रेंज में, जिसे उन्होंने क्या कहा? रोमांटिक रिवाइवल। इमर्सन ने क्या कहा इमोर्टलिटी ओड के बारे में? इट इज़ द वाटर मार्क ऑफ पोएट्री इन द 19th सेंचुरी। ये आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट पढ़ रखा होगा क्योंकि ये बहुत जगह देखा हुआ है। इमोर्टलिटी ओड के बारे में बोला है, इट इज़ द वाटर मार्क ऑफ पोएट्री इन द 19th सेंचुरी, इमर्सन ने बोला है, पोएट्री के लिए एक वाटर मार्क। वर्ड्सवर्थ सेड ऑफ कॉलेज, वर्ड्सवर्थ ने कॉलेज के लिए कहा है, ही वॉज द मोस्ट वंडरफुल मैन, वो इतना वंडरफुल मैन था दैट आई हैव एवर नोन, जिसे मैं कभी जानता हूँ ना, ऐसा मोस्ट वंडरफुल मैन था वो। ल्यूविस ने बोला है प्लूट के बारे में, द यूनिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ओके, कॉलेज ने क्या बोला है? कॉलेज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी। सबसे पहले जो क्रिटिसाइज किया ना वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को, कॉलेज ने किया है। कॉलेज ने कैरेक्टराइज किया है प्लूट को एज मोर देन हिस्टोरिक, एज प्रोफेटिक ले अटर्ड बाई ग्रेट बार्ड, मतलब मोर देन हिस्टोरिक एज प्रोफेटिक ले। याद रखना है कि सबसे पहले क्रिटिसाइज करने वाले वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को कौन थे? तो कॉलेज थे, और उन्होंने इस तरह से उनको कैरेक्टराइज किया है उनकी प्लूट को। ओके, WJ लोग ने क्या बोला है? पोएट्री वाज हिज लाइफ, हिज सोल वाज इन ऑल हिज वर्क एंड ओनली बाई रीडिंग व्हाट ही हैज़ रिटन कैन वी अंडरस्टैंड द मैन। WJ लोग ने बोला है पोएट्री वाज हिज लाइफ, पोएट्री उनकी लाइफ थी। हिज सोल वाज इन ऑल हिज वर्क, उनकी जो सोल थी वो उनके हर काम में थी। एंड ओनली बाई रीडिंग, और केवल पढ़कर ही, व्हाट ही हैज़ रिटन, जो उन्होंने लिखा है, कैन वी अंडरस्टैंड द मैन, हम समझ सकते हैं, कैन वी अंडरस्टैंड द मैन, हम उन्हें समझ सकते हैं। जोसेफ कैटल ने पब्लिश किया है लिरिकल बैलेड्स को एंड अदर वर्क को, किसके? सदी के और कॉलेज के। याद रखना है अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि लिरिकल बैलेड को पब्लिश किसने किया था, किसने कराया था, तो याद रखना है जोसेफ कैटल ने। वर्ड्सवर्थ ने कॉइन किया एक फ्रेज स्पॉट ऑफ टाइम, ये ऑलरेडी बताया है मैंने, जो बहुत ही सिमिलर है किसके? एपिफेनी के। टेनिसन ने क्या बोला वर्ड्सवर्थ के बारे में? ही इज़ ऑफन टू डिफ्यूज एंड डायडेक्टिक फॉर मी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़, ऑफन मतलब प्राय, वो डिफ्यूज़ थे। डिफ्यूज किसे बोलते हैं? स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, जो सारे डायरेक्शन में किसी चीज़ को फैला दे, और बहुत ही ज़्यादा डायडेक्टिक थी, मतलब उपदेशात्मक या शिक्षात्मक थी, फॉर मी, मेरे लिए। टेनिसन ने वर्ड्सवर्थ के लिए बोला है। अर्नोल्ड ने क्या कहा है? वर्ड्सवर्थ नेम शुड स्टैंड अबव, वर्ड्सवर्थ का नाम ना अबव मतलब ऊपर होना चाहिए, किसके रूप में? आर चीफ पोलिटिकल नेम्स, हमारे जो मुख्य पोलिटिकल नेम्स हैं ना उनमें सबसे ऊपर होना चाहिए, बिसाइड्स शेक्सपियर एंड मिल्टन, किसके अतिरिक्त? शेक्सपियर और मिल्टन के अतिरिक्त, अर्नोल्ड ने बोला है। ओके, मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक पॉइंट और कहा है उनके बारे में, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के बारे में, हिज पोएट्री इज़ द रियलिटी, उनकी जो पोएट्री है वो तो रियलिटी है, मतलब सच्चाई है, और जो उनकी फिलोसफी है वो क्या है? इल्यूजन है, वो एक भ्रम है। उनकी पोएट्री एक क्या है? वास्तविकता है, उनकी फिलोसफी क्या है? एक भ्रम है। ओके, अर्नोल्ड के व्यू बताते हैं नटसेल, मतलब संक्षेप में क्या क्या दिया है उन्होंने? थ्रो
वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट पॉपुलर एट दिस टाइम, यद्यपि वर्ड्सवर्थ पॉपुलर नहीं थे उस समय पर, ही डिजर्व्स टू बी अमंग द ग्रेटेस्ट पोएट, लेकिन वो डिजर्व करते हैं किसके बीच में होना, ग्रेटेस्ट पोएट के बीच में होना, मतलब उनको ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में काउंट किया जाना चाहिए। अनरोल्ड के व्यू थे ये। लिरिकल क्वालिटी जो वर्ड्सवर्थ की है वो थोड़ी इन्फीरियर है, मतलब थोड़ी घटिया है, किसके कंपैरिजन में, वन के और शैली के। ओके, वर्ड्सवर्थ वाज एट द हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी, याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आए कि वर्ड्सवर्थ जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब थे, तो बिटवीन 1830 एंड 1840 कैम्ब्रिज में। ओके, जो थर्ड एडिशन है लिरिकल बैलेट का, याद रखना है 1802, उसमें जो है अपेंडिक्स ऐड किया था, अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन, याद रखना है आपको कौन से, अगर पूछा था कौन सा एडिशन में ऐड किया था, थर्ड एडिशन में लिरिकल बैलेट के 1802 में। वर्ड्सवर्थ डिड नॉट लाइक द लैंग्वेज, वर्ड्सवर्थ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ ने पसंद नहीं किया था लैंग्वेज जो यूज की गई थी किसके द्वारा, न्यू क्लासिकल पोएट के द्वारा, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा गोडीनेस थी और इनेन फ्रेजोलॉजी थी, मतलब इनेन मतलब निरर्थक उन्होंने बहुत ही सिली फ्रेज यूज़ की थी, और गोडीनेस मतलब एक क्वालिटी होती है अनप्लीजेंटली डेकोरेट, हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर देते हैं, बहुत ब्राइट कर देते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगा न्यू क्लासिकल पोइट के बारे में कि उनका वर्क उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उस लैंग्वेज को पसंद नहीं किया, क्योंकि वर्ड्सवर्थ तो कॉमन मैन की लैंग्वेज में लिखने की बात करते हैं ना, तो उन्हें कैसे डेकोरेटिव लैंग्वेज पसंद आएगी, तो इसलिए उन्होंने न्यू क्लासिकल पोइट्स के बारे में बोला, इट हैड गोडीनेस एंड इनेन फ्रेजोलॉजी। ओके, वर्ड्सवर्थ का रिमार्क, पोइट्री सेट्स नो टीयर सच एज एंजल वीप बट नेचर एंड ह्यूमन टीयर्स, पोइट्री कोई आंसू नहीं बहाती जैसे कि एंजल होते हैं, बट नेचर एंड ह्यूमन टीयर्स, मतलब यही कि नेचर और ह्यूमन की बात करी है, कॉमन मैन की लैंग्वेज में लिखने की बात की। मैन हु डोंट वियर फाइन क्लोथ्स कैन फील डीपली, वही सिंपल वही बात कि नेचुरल रहना है ना, पोएट जो अच्छे फाइन क्लोथ्स नहीं पहनते वो ज़्यादा डीप फील कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा डेकोरेटिव और वो नहीं होना, सिंपल लैंग्वेज कॉमन मैन की लैंग्वेज में लिखना है, वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऑब्जर्वेशन की वर्ड्सवर्थ के बारे में कि वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ वाज ए ग्रेट क्रिटिक, वर्ड्सवर्थ खुद ही अपने आप में एक क्रिटिक थे, एंड इट इज़ टू बी सिंसियरली रिग्रेटेड, इस बात में मतलब रिग्रेट करते हैं वो कि ही हैज़ नॉट लेफ्ट अस मोर क्रिटिसिज्म, कि उन्होंने हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है क्रिटिसिज्म के लिए, वो खुद अपने आप में कितने बड़े क्रिटिक थे, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। वर्ड्सवर्थ ने कंडेम किया है अलेक्जेंडर पोप, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वर्ड्सवर्थ ने अलेक्जेंडर पोप को मतलब उनकी आलोचना की है, उनको कंडेम किया है, क्या बोला है उन्होंने, लिटिल बेटर देन ए टिश्यू ऑफ फॉल्स थॉट, बस थोड़े से अच्छे हैं वो, जो टिश्यू पेपर होता है ना तो उसके जो मतलब जो फॉल्स थॉट, जो झूठे विचार है ना, उससे ना वो थोड़ी सी अच्छी हैं। लैंग्वेज एंड बैग एक्सप्रेशन अनमीनिंग उन्होंने जो दिया है, मतलब उनका कहने का मतलब है फॉल्स थॉट, लैंग्वेज एंड बैग मतलब वो एक्सप्रेशन, अस्पष्ट उन्होंने एक्सप्रेशन लिए हैं, अनमीनिंग एंटीथीसिस जिसका कोई मीनिंग ना हो ऐसे एंटीथीसिस लिखे हैं, एंड लेबोरियस अटैम्प्ट एट डिस्क्रिमिनेशन, और मतलब अटैम्प्ट किए हैं किसके बारे में, डिस्क्रिमिनेट करने के बारे में, मतलब उन्होंने ओवरऑल ये याद रखना है कि उन्होंने कंडेम किया है अलेक्जेंडर पोप को, अलेक्जेंडर पोप की फिटॉक पे इन्होंने इस तरह से उनको मतलब वर्ड्सवर्थ ने कंडेम किया, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ जो प्राइमरी पर्पज होता है पोइट्री का, जो सबसे ज़्यादा मतलब पोइट्री हम क्यों पढ़ते हैं, उनका कहने का मतलब ये था टू गिव प्लेजर, आनंद देने के लिए, मतलब आनंद लेने के लिए। अब मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मुझे पढ़ते हुए आनंद आएगा ना, तो मैं उसको पढ़ते चले जाऊँगी लास्ट तक, तो उससे प्राइमरी पर्पज होना चाहिए ना पोइट्री का, टू गिव प्लेजर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ के अनुसार वर्ड्स आर टू ऑफुल एन इंस्ट्रूमेंट फॉर गुड एंड इविल टू बी ट्रफल्ड विद, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्सवर्थ ने इसमें ये बोलना चाह रहा है कि वर्ड्स आर टू ऑफुल एन इंस्ट्रूमेंट फॉर गुड एंड इविल टू बी ट्रफल्ड विद, मतलब ये तो शब्दों के ऊपर झगड़ना कि अच्छे और बुरे हैं, ये तो बहुत ट्रिफल्ड, एक बहुत ही छोटा मैटर है। दे होल्ड अबव ऑल एक्सटर्नल पावर ए डोमिनियन ओवर थॉट्स, वे तो पूरे थॉट्स पे ही मतलब पावर की बात को कर रहे हैं, उस पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। इफ़ वर्ड्स बी नॉट एन इनकारनेशन ऑफ थॉट, अगर जो हमारे जो थॉट का अवतार नहीं लेंगे ना हमारे शब्द,
बट ओनली ए क्लोथिंग फॉर इट, बल्कि हम वर्ड्स को मतलब एक शब्दों की तरह यूज करेंगे, देन श्योरली विल दे प्रूव ऑन इट इल गिफ्ट, वे निश्चित रूप से क्या प्रूव होंगे, क्या सिद्ध होंगे, एक इल गिफ्ट के रूप में। इल गिफ्ट तो समझ गए ना, गिफ्ट गिफ्ट होता है उपहार, और इल गिफ्ट मतलब जो कहने का मीन्स ये है कि वर्ड को अगर हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, अच्छे सब बुरे सब, तो हम ये तो बहुत छोटा ट्रिफल्ट है ना मैटर लड़ने का, हमें तो पूरी इटर्नल पावर पे ना पूरा डोमिनियन करना है थॉट्स के ऊपर, ये बोला है उन्होंने। तो अगर हम सीधे मतलब वर्ड्स पर ही वो करेंगे, होल्ड करेंगे, तो श्योरली वो क्या हो जाएंगे, प्रूव ऑन इट इल गिफ्ट, एक इल गिफ्ट प्रूव हो जाएंगे। मतलब जब हम वर्क लिखेंगे तो वो एक अच्छा नहीं लिख के आएगा पूरा, अगर हम थॉट्स मतलब अच्छे बुरे में पढ़ेंगे और थॉट्स पे होल्ड नहीं करेंगे तो, ये बोला। ओके, वर्ड्सवर्थ ने एडमिट किया है ब्लैंडली, उन्होंने स्वीकार किया है कि हिज वर्ड्स, जो उनके वर्ड्स हैं वो क्या है, एक टेम इमिटेशन है, एक नकल है, किसकी, पोप के वर्सिफिकेशन की। पोप ने का जो अनुवाद है ना, पोप अलेक्जेंडर पोप का, उसकी ही नकल है वो, एक टेम इमिटेशन है, उन्होंने अपने वर्ड्स के लिए बोला है, वर्ड्सवर्थ ने एडमिट किया है। ओके, लिरिकल वैलेट हैज जस्टली बीन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। अगर ये पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म किसको बोला गया है, तो आंसर रहेगा हमारा लिरिकल वैलेट। ओके, क्रिटिक्स ने वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू मार्ले के अनुसार क्या था, वर्ड्सवर्थ वाज ए वर्शिपर ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ क्या थे, प्रकृति के पुजारी थे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्विनबर्न ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे, एक हाई प्रीस्ट थे, मतलब पुजारी थे प्रकृति के। अर्नोल्ड ने क्या बोला है वर्ड्सवर्थ के बारे में, वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज, एक बहुत ही मुख्य ग्लोरी थे, गौरव थे हमारी इंग्लिश पोइट्री के। पीबी शैली ने क्या बोला है, वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन बट ए वंडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड टू दैम, मतलब उन्हें आप मैन के रूप में काउंट मत करो, वे एक वंडरिंग स्पिरिट थे, वंडरिंग जो यहाँ वहाँ मतलब घूमती रहती है, विद स्ट्रेंज एडवेंचर, उन्होंने बहुत ही एडवेंचरस साहसिक कार्य किए हैं, घूम घूम के मतलब वो घूमे और उन्होंने लिखा नेचर के बारे में, ये बोला है पीबी शैली ने। लोवेल ने क्या बोला है वर्ड्सवर्थ के बारे में, द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर। ओके, वन हैड नो मार्क स्टाइल ऑफ हिज ओन, जिनका खुद का अपना कोई स्टाइल ही नहीं था। वैन ही सीक्स टू हैव स्टाइल, जब वो कुछ स्टाइल में लिखने की कोशिश करते थे ना, ही फॉल्स इनटू पोंडसिटी एंड पोम्पोसिटी। कहने का मतलब ये है कि जब वो कुछ इस तरह का लिखना शुरू करते थे, स्टाइल में लिखना शुरू करते थे, तो बस वो बनावटी लिख पाते थे। जैसे हम कुछ फिक्स चीज़ों में लिखने की कोशिश करेंगे क्राइटेरिया में, तो हम इतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे, वो थोड़ा बनावटी हो जाएगा। लेकिन अगर हम फ्री होके लिखेंगे, स्वतंत्र होके, मतलब बढ़िया ऐसे स्वतंत्र होकर लिखेंगे, तो फिर हम उसको ज़्यादा अच्छा लिख देंगे। तो उन्होंने यही बोला कि उनका नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन, खुद का कोई स्टाइल नहीं था। जब वो स्टाइल में लिखने की कोशिश करते थे तो वो ही फॉल्स इनटू पोंडसिटी और पोम्पोसिटी, बनावटी और दिखावटी लैंग्वेज में मतलब दिख जाता था उसमें। W.J. लोंग ने बोला है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, वो एक महान कवि हैं प्रकृति के, नेचर के, दैट आर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो हमारे लिटरेचर ने हमें दिए हैं, मतलब प्रोड्यूस की। बर्ट्रांड रसल ने बोला है, इन द हार्म दैट गुड मैन डू, वर्क का नाम भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी कोटेशन आ जाती है और ये पूछा जाता है कि किस वर्क में बोला है, तो किसने बोला है, द हार्म दैट गुड मैन डू, उसमें बोला है अपने ऐसे में, इन हिज यूथ, अपने यूथ में जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने सिंपैथाइज विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उन्होंने सिंपैथी रखी किससे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, बिल्कुल रखी थी। उन्होंने अपने स्लोगन भी दिए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, बैंड टू फ्रांस, वो फ्रांस गए, रोड गुड पोइट्री, वहाँ पे अच्छी पोइट्री लिखी, एंड हैड ए नेचुरल डॉटर, उनकी एक डॉटर भी हुई वहाँ पे, कैरोलिन, याद हो गया होगा आपको नाम। और एट दिस पीरियड ही वाज कॉल्ड ए बैडमैन, फिर उस समय उनको क्या कहा गया, एक बैडमैन कहा गया, क्योंकि वहाँ जाके ऐसे मतलब लव अफेयर चलाना, और बेटी इनकी डॉटर हो गई है कैरोलिन। फिर देन ही बिकेम गुड, फिर वो अच्छे बन गए। अबंडन हिज डॉटर, जब उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ दिया। अडोप्टेड करेक्ट प्रिंसिपल, अडोप्ट कर लिए सही सिद्धांतों को। एंड रोट बैड पोइट्री, लेकिन पोइट्री बेकार लिखी, लेकिन वो तब भी सही माने गए।
तब भी उनको अच्छा मान लिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को वहीं छोड़ दिया और फिर यहाँ पे आके उन्होंने उनसे शादी कर ली थी, मैरी हचिंसन से। ओके, विलियम हैजलिट ने क्या बोला है, इन द स्पिरिट ऑफ द एज मिस्टर वर्ड्सवर्थ, स्पिरिट ऑफ द एज मिस्टर वर्ड्सवर्थ में, ही इज इन दिस सेंस द मोस्ट ओरिजिनल पोएट नाउ लिविंग एंड द वन हुज राइटिंग कुड द लीस्ट बी स्पेयर्ड। वो इस सेंस में है मोस्ट ओरिजिनल पोएट, मतलब बहुत ही ओरिजिनल पोएट हैं वो, नाउ लिविंग जो अब रह रहे हैं, एंड द वन और वो ऐसे हैं हुज राइटिंग जिनकी राइटिंग कुड द लीस्ट बी स्पेयर्ड, मतलब ज़्यादा नहीं फैलाई जा रही, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ी जा रही, फॉर क्योंकि दे हैव नो सब्सटीट्यूट एल्सवेयर, क्योंकि उनका कहीं कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, उनके जैसा कोई है ही नहीं जैसा उन्होंने लिखा है वर्क। द वल्गर डोंट रीड दैम, जो वल्गर लोग हैं मतलब वो तो उन्हें पढ़ते ही नहीं हैं। द लर्न, जो बहुत ही लर्न व्यक्ति हैं, सीखे हुए व्यक्ति हैं, हु सी ऑल थिंग्स थ्रू बुक्स, जिन्हें जो मतलब किताबी हैं, जो सब चीज़ों को किताबों के थ्रू देखना पसंद करते हैं। डोंट अंडरस्टैंड दैम, वो उन्हें समझती नहीं है क्योंकि उन्होंने नेचर पे वर्क लिखा है ना। एंड द ग्रेट डेस्पाइज, और जो महान लोग हैं वो घृणा करते हैं। द फैशनेबल, जो फैशनेबल है, में रिडिक्यूल दैम, वो उनका क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं। बट द ऑथर हैज क्रिएटेड, लेकिन ऑथर ने मतलब कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्रिएटेड हिमसेल्फ, खुद ही क्रिएट कर दिया है एक इंटरेस्ट इन द हार्ट ऑफ द रिटायर्ड एंड लोनली स्टूडेंट ऑफ द नेचर, जो रिटायर्ड और लोनली स्टूडेंट है प्रकृति के, विच कैन नेवर डाई, वो कभी नहीं मर सकता। जो ऑथर ने क्रिएट किया है ना एक इंटरेस्ट, किसके हार्ट में, रिटायर्ड और लोनली स्टूडेंट के, वो कभी नहीं मर सकता। अब ऑस्कर वाइल्ड ने क्या बोला है, इन द डिके ऑफ लाइन हैज़ रिटन, उन्होंने लिखा है कि वर्ड्सवर्थ वेंट टू द लेक, वर्ड्सवर्थ कहाँ पे गए, लेक पे गए, बट ही वॉज नेवर ए लेक पोएट, वो कभी लेक पोएट थे ही नहीं। ही फाउंड इन स्टोन्स द सरमन्स ही हैड ऑलरेडी हिडन देयर, वहाँ पे मतलब ही फाउंड इन द स्टोन्स एंड सरमन, सरमन तो बताइए आपको उपदेश को बोलते हैं, ही हैड ऑलरेडी हिडन देयर, मतलब जो वहाँ पे ऑलरेडी छिपा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जब वो मोरलाइज करते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, बताते हैं कि वो वहाँ पे गए हैं, बट जो उनका गुड वर्क है ना वो तो प्रोड्यूस हुआ है ना व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटे हैं। मतलब कहने का ये है कि भले से एक दो बार वहाँ पे जाना ना लेक में, ऐसे लेक पोएट नहीं बनते, वो लेक में गए तो हैं बट वो कभी लेक पोएट थे ही नहीं। ही फाउंड इन स्टोन एंड द सरमन, उन्होंने जो है उपदेशों मतलब पाया है उपदेशों को, ही हैड ऑलरेडी हिडन देयर, वो उनमें जो है पहले से ही क्या थे, छिपे हुए थे। ओके, लेट्स कॉल इट ए डे। ओके, थैंक यू। ऑलमोस्ट वर्क कवर कर दिया है वर्ड्सवर्थ का, मतलब वर्क नहीं, ऑलमोस्ट